का पहला वीडियो है। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं आने वाले रेलवे परीक्षा के लिए, लेकिन आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इसको देख सकते हैं अगर उसमें जनरल साइंस पूछा जा रहा है तो। क्योंकि इसी वीडियो के साथ हमारा क्लास 9th और 10th दोनों का केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद मैं साइंस के सेक्शन से स्टार्ट करूंगा फिजिक्स, यानी क्लास 9th और 10th में जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर के 8 तक अलग अलग चैप्टर्स, उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां आपको एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी में सारे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सवालों से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस समूह में आता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन यह समूह 14 का तत्व है। इसे हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं। और समूह 14 बोल दो या ये बोल दो। और कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आते हैं समूह 14 में? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लम्बम लेड। जिसमें कार्बन ये आपका हो जाएगा नॉन मेटल यानी कि अधातु। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपका हो जाएगा मेटलॉइड यानी कि उपधातु। और टिन और लेड ये हो जाएगा मेटल। ये सब के सब ग्रुप 14 के तत्व हैं। और ग्रुप 14 के जो भी तत्व हैं इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी संख्या होती है 4। और कभी वैलेंसी पूछ दे आपसे तो भी आंसर आपको 4 ही करना है। नेक्स्ट है, कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये ग्रुप नंबर 14 का तत्व है तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो ये ग्रुप 14 का तत्व है और ग्रुप 14 में जितने भी तत्व आते हैं सबकी वैलेंसी आपको 4 ही बताना है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? क्या हो जाएगा? कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 यानी कि 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। और कभी भी आपसे कोशों की संख्या पूछे तब आपको आंसर क्या देना है? 2 देना है। और जो कोशों की संख्या होती है वही आवर्त की संख्या होती है, यानी कि जो कार्बन है ये ग्रुप 14 का तत्व है। और कभी पीरियड पूछे कि कौन से पीरियड का तत्व है तो आपका आंसर 2 करना है। क्यों? क्योंकि इस मैक्सिमम 2 ही कोश है, पहला कोश के और दूसरा कोश एल। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 AMU। तो ये 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तब आपको आंसर AMU ही समझना है। और वैसे भी आपसे परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो परमाणु द्रव्यमान हमेशा हम एटॉमिक मास यूनिट में ही बताते हैं। आप 12 AMU बोल दो या फिर 12 U बोल दो। अगर कभी इसे इसका मोलर मास पूछे, आपसे मोलर द्रव्यमान पूछे, तब आपको आंसर 12 ग्राम करना है, तब आप 12 AMU नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल डैश % कार्बन उपस्थित है। खनिजों के रूप में जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब को मिला करके भूपर्पटी में सिर्फ कार्बन 0.02% है। ठीक है, 0.02%। तो बी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना % कार्बन उपस्थित है? यहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड कर दो। ठीक है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है? कितना हो जाएगा ये? 0.03%। हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है बाह्यतम कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। नेक्स्ट है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध कहलाते हैं। तो यहां आप देख लो, ये जो आप क्रॉस देख रहे हो ये एक्चुअली में क्या है? हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको दिखाया गया है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक यहाँ है और उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया गया है, और एक परमाणु यहाँ है हाइड्रोजन का, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, यानी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ये हाइड्रोजन ना तो इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा पूरा कि ये लो भाई तुम रख लो मेरा इलेक्ट्रॉन और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो फिर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और ना ही ये हाइड्रोजन एटम ऐसा कर सकता है। तो फिर ये दोनों क्या करेगा? आपस में एक साझेदारी करेगा, कहेगा कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन से काम चलाओ, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से काम चलाऊंगा। यानी ना तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूंगा पूरी तरह से, ना ही तुम मुझे अपना दोगे। हम दोनों क्या करेंगे? आपसी सहमति से एक साझेदारी बनाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन, मेरे इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा काम चलेगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से मेरा काम चलेगा। तब इस दोनों ने क्या करा कि अपना एक साझेदारी बनाया। तो आप देख लो
कि ये हाइड्रोजन एटम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, यानी इस एटम के पास आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया साझेदारी के इलेक्ट्रॉन और यहाँ से क्या बन गया H2। और क्योंकि यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तब सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल आबंध बनता है। इसे हम लोग एक बस डैश के जरिए दिखाते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं, ये जो आबंध बनता है इसे हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयनिक आबंध में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है। लेकिन सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉन देगा नहीं कोई भी, बस इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, शेयरिंग होगा। और आप तो अच्छी तरह से जानते हो शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कि ना तो पूरी तरह से तुम्हारा ना ही हमारा, हम दोनों का कुछ परसेंटेज रहेगा, शेयरिंग करेंगे आपस में। तो इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। अब है कि आपको बताना है कि कार्बन यौगिक या सहसंयोजिक यौगिक के संबंध में कौन गलत है, क्या गलत है। बोला है सहसंयोजिक यौगिक इसका क्वथनांक और गलनांक कम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आयनिक यौगिक में ज़्यादा होता था, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आयनिक यौगिक मोल्टेन स्टेट में विद्युत के सुचालक होते थे, लेकिन ये सामान्यतः क्या होगा, विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। अब एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजिक आबंध होता है, फिर भी वो विद्युत का सुचालक होता है। तो वो एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण कम होता है, यहाँ लिख दो कम होता है, ठीक है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण कम होता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से आयनिक आबंध बनता है, ये तो साझेदारी से बनता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इस अधिक को काट देना सी ऑप्शन में। अब देखो, जब दो परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तब उनके बीच कौन सा आबंध बनता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है, तो दोनों ने आपसी में साझेदारी की और एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो यहाँ बन गया सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो H2 होता है वहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, जैसे देख लो 2 ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन आपको पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, यानी कि ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, ये वाला ऑक्सीजन, और ये भी अपना 8 पूरा करना चाहेगा, और दोनों को चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, दोनों आपस में शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा। ये बोलेगा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, पूरी तरह से नहीं, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तुम काम चलाओ, तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के मैं काम चलाऊंगा। तो ये देखो, यहाँ आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके वाले से साझेदारी कर लिया और ये वाला इसके वाले से साझेदारी कर लिया, और अब देखो यहाँ 2 और ये 4 और ये 4 8, तो दोनों के लिए ये 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग हुआ है, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, यानी कि द्विव आबंध। द्विव आबंध को हम लोग ऐसे डबल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक वैसे ही आप नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होता है। अब इसको 8 पूरा करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ आप देख लो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया ये दोनों मिलकर के। तो अब इसके पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ऐसे, यानी कि जो N2 मॉलिक्यूल होता है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। तो हमसे यही पूछा है कि 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होती है तब त्रिआबंध बनता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सेम एटम के साथ ही बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा, ऐसा नहीं है, किसी दूसरे एटम के साथ ही बनाया जा सकता है। ये तो मैंने आपको दिखाया कि कितने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करने से कौन सा बॉन्ड बनता है। तो ये डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं। निम्न में से कौन कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कौन कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। तो आप सब जानते हो, ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलेरीन भी है। मीथेन नहीं है, मीथेन कार्बन यौगिक है, कार्बन का यौगिक है, इसका फॉर्मूला होता है CH4, इसे हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, मार्श गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध कार्बन है। शुद्ध कार्बन यानी उसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कार्बन एलिमेंट ही होगा। तो हीरा, हीरा
ये शुद्ध कार्बन है, फ्लोरीन भी शुद्ध कार्बन है, ग्रेफाइट भी शुद्ध कार्बन है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कार्बन के अपरूप है और इसमें सिर्फ कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट है, बाकी दूसरे एलिमेंट का एटम्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं कि ये सिर्फ शुद्ध कार्बन है, प्योर कार्बन है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणुओं का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है, परमाणुओं से होता है। कहने का मतलब ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन, हर कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लो, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, संरचना है। ये जो आप बॉल देख रहे हो ये कार्बन एटम को दिखा रहा है, तो इसमें से आप कोई सा भी कार्बन एटम उठा लो। जैसे मैंने ये वाला उठा लिया, ये कार्बन एटम उठा लिया, तो अब देखो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। चाहे 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, 2 डबल बॉन्ड बना ले, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड बना ले, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी तरह से ये 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर सकता है। यहाँ देखो ये जो कार्बन एटम है ये एक इस कार्बन एटम से बनाया है, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ये कार्बन एटम एक इससे भी बनाया है, तो ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। यानी कि ये जो हमारा कार्बन एटम है ये इसके और इसके और इसके, यानी इसमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें से इसके और इसके, यानी 3 तो ये इंगेज हो गया। यानी कि एक कार्बन एटम अन्य 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 ही के साथ बना रहा है। आप कोई सा भी उठा लो, आप बोलोगे यहाँ देखिए यहाँ तो 2 ही के साथ बना रहा है, 1 और 1 2, तीसरा तो है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है इसका एक बस टुकड़ा दिखाया गया, आपको सिर्फ टुकड़ा दिखाया गया है। ये भी किसी न किसी के साथ इंगेज होगा, ये वाला बॉन्ड किसी न किसी कार्बन एटम के साथ बन रहा होगा। तो ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 3 हमारा ये राइट आंसर होगा। और ये आप देख रहे हो ये इस तरह से आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोन, हेक्सागोनल शेप बोल दो आप। तो ये जो लेयर आप देख रहे हो, 2 लेयर देख रहे हो, एक ये लेयर और एक ये लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल लेयर, षटकोणीय तल, षटकोणीय तल बोलेंगे इसे, हेक्सागोनल लेयर बोलेंगे। तो इसी तरह से ये लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और इन लेयर्स के बीच में बॉन्ड होता है, एक बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। ये लेयर आपस में फिसलते भी हैं, ये लेयर आपस में फिसलते भी हैं और इसके बीच में ये फिसलते इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बीच में होता है वीक वंडरवॉल फोर्स, यानी कि कमजोर वंडरवॉल फोर्स, वीक वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है इन लेयर्स के बीच में, इसीलिए फिसलते भी हैं। और यही कारण है कि ग्रेफाइट स्मूथ होता है और हम लोग इससे कॉपी पर लिख पाते हैं। हीरे का क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, यानी क्रिटिकल एंगल का मान कितना होता है, क्योंकि ये फिजिक्स का सवाल है, लेकिन मैंने इसको जानबूझ करके इसमें डाल दिया है क्योंकि ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये सवाल नहीं पूछा गया हो। एक और सवाल आएगा जो कि फिजिक्स में भी आएगा, लेकिन मैंने इसमें भी डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रांतिक कोण क्या होता है ये मैं आपको फिजिक्स वाले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखो कि हीरे का क्रांतिक कोण ये 24.4 डिग्री होता है, 24.4 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो। हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणुओं का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है। जो अभी हम लोगों ने ग्रेफाइट के बारे में देखा था, ठीक वैसे ही इसमें बताना है कि जो हीरा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर कार्बन अन्य कितने के साथ जुड़ा होता है। तो आप इसमें भी वैसे ही देख लो, आप जैसे कोई सा भी कार्बन उठा लो, जैसे मैंने ये वाला कार्बन उठा लिया, ये देखो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ देखो एक इस कार्बन से बनाया, एक इस कार्बन से बनाया, एक इस कार्बन से बनाया और एक इस कार्बन से बनाया, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों ने बॉन्ड बना लिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। हीरे में कार्बन परमाणु के 72 कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये आपके पिछले साल का सवाल है, 2018 में पूछा गया था रेलवे में। मैंने अभी आपको बताया कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है और हीरे के अंदर ये 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 बॉन्ड बना चुका है। मैंने अभी आपको दिखाया 1 2 3 4, इस वाले कार्बन ने बना रखा है 4 बॉन्ड अन्य 4 के साथ, ऐसे ही सारे ने बना रखा है इसमें। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड ये बना चुका है चारों को शेयर करके, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 0 हो जाएगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचेगा। और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, विद्युत का कुचालक होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कभी पूछे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तब आपका आंसर हीरा टिक करना है।
निम्नलिखित में से कौन एक फुलेरीन है? तो देख लो, बकमिंस्टर फुलेरीन बोला जाता है या फिर फुलेरीन आप बोल सकते हो। ये एक फुटबॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। कभी पूछे कि कार्बन के किस अप्रूप के पास फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, तब आपको आंसर देना है C60 यानी कि फुलेरीन। C60 का मतलब ये हो गया, आप कोबाल्ट 60 मत समझना इसको, ये C60 है यानी इसमें 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इसमें फुलेरीन में। फुलेरीन ये एक वैज्ञानिक के नाम पर नाम रखा गया है फुलेरीन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको मालूम होगा अपवर्तनांक हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसमें भी ले लिया है क्योंकि ये हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। एक क्रांतिक कोण हीरे का और एक अपवर्तनांक, तो ये 2.42 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, तो सिंपली आप 2.42 ही याद रखेंगे। हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म एक समान होता है? हीरा और ग्रेफाइट ये एलोट्रॉप्स हैं, एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं ये दोनों के दोनों। तो एलोट्रॉप्स में होता यह है कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, भौतिक गुणधर्म अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होता है। तो केवल रासायनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, केवल रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजक यौगिक के लिए सत्य है? बताना है कि कौन करेक्ट है कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। सहसंयोजक यौगिक मतलब कोवैलेंट कंपाउंड। बोला इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, ये तो गलत है क्योंकि कम होता है। सामान्यतः यह जल में घुलनशील होता है, तो ये भी गलत है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, वो जनरली वाटर में नहीं घुलता, यह सिर्फ ठोस अवस्था में मिलता है, तो ये गलत है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको तीनों ही फेज में मिल जाएगा। सहसंयोजक यौगिक यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें कोवैलेंट प्रेजेंट है, यानी जिसमें बॉन्ड किससे बना है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, साझेदारी से। यह कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। विलायक बोले तो सॉल्वेंट और कार्बनिक बोले तो ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो डी इसका राइट आंसर। तो ये सारे प्रॉपर्टी है, सारे क्या है? फीचर्स हैं, गुणधर्म है सहसंयोजक यौगिक के बारे में। इसमें से कोई सा भी आपसे एग्जाम में देकर के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कैटिनेशन यानी कि श्रृंखलन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अभी आपने देखा था फुलेरीन C60, इसमें 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। कार्बन ऐसा किसी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है कि इतने एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बनाए, इतनी संख्या में, बहुत ही ज्यादा संख्या में मिलकर के बड़े बड़े यौगिक बनाते हैं कार्बन। और कैटिनेशन हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने ही जैसे क्या करेगा? कार्बन के साथ मिलकर के चैन बना लेगा ऐसे। अब ये चैन स्ट्रेट हो सकता है या फिर हो सकता है ये ब्रांच हो, शाखाएं निकल जाए इसमें, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ये सब पॉसिबल है, ये सब आपको कोई ना कोई यौगिक मिल जाएगा। जो मैं बना रहा हूं ना, ये सब के सब यौगिक मिल जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध उपस्थित हो, उसे डैश कहते हैं। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि एकल आबंध, द्वि आबंध, त्रिआबंध। तो जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, यानी जितने भी बॉन्ड, यहाँ तो मैंने आपको 2 ही कार्बन एटम दिखाया ना, चाहे जितना भी बड़ा चैन क्यों ना हो, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये संतृप्त यौगिक होता है। तो संतृप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मान लो सिंगल बॉन्ड ना हुआ, एक भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि सारे के सारे, एक भी अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, तब हम उसे बोलेंगे असंतृप्त, यानी कि अनसैचुरेटेड। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हुआ तब सैचुरेटेड, अगर एक भी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर एक भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो तब हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध उपस्थित हो, तो उसे डैश कहते हैं। क्या बोलेंगे? असंतृप्त। द्वि हो या फिर त्रि हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर प्रेजेंट है एक भी, तब हम उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया, क्या था ये? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, NH2CO NH2। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो,
थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना करके। NH2CO NH2 आपको कमेंट करके बताना है कि इसे लैब में बनाया गया अमोनियम साइनेट से बनाया गया, ठीक है, अमोनियम साइनेट से यूरिया को बनाया गया, लेकिन आपको यह बताना है कि इसे बनाया किसने था। सबसे पहले उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले लैब में यूरिया बना करके दिखाया था, क्योंकि ऐसा पहले माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ हमें प्लांट्स और एनिमल में ही मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना करके दिखाया। तो ये कौन से वैज्ञानिक थे? नेक्स्ट है संतृप्त कार्बन यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में डैश अभिक्रियाशील होते हैं। जो सिंगल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक के तुलना में, तो कम इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन बोले तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, और संतृप्त बोले तो कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हो। तो देख लो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इनमें से सभी। तो जो एल्केन होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है। एल्कीन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो एल्कीन हो जाएगा, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच तो वो एल्काइन कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब एल्केन बोले तो इसके अंदर बहुत सारे मेंबर आते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये सारे एल्केन फैमिली के मेंबर हो गए। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, एक तो आपको बाउंड दे देगा कि एकल आबंध है तो बताइए संतृप्त है या फिर नहीं है, या फिर आपसे एल्कीन, एल्काइन, एल्केन दे करके पूछा जा सकता है कि ये संतृप्त है या नहीं है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र, ये जो आप सामान्य सूत्र देख रहे हो CnH2n+2, Cn का मतलब क्या होगा? ये n क्या है? n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो ये जो फार्मूला है ये है एल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला एल्केन का। इसी में से आप 2 हाइड्रोजन गायब कर दो, यहाँ से +2 है ना, तो यहाँ से आप 2 गायब कर दो, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम गायब कर दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्कीन का फार्मूला। यहाँ से 2 और हाइड्रोजन गायब कर दो, यहाँ -2 आ गया, तब ये आपको मिल जाएगा जनरल फार्मूला एल्काइन का। और ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है, अल्कोहल। तो ये सारे जनरल फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो 2 कार्बन एटम वाला आपको एक एल्केन का मेंबर बनाना है, तो आप क्या करोगे? इस फार्मूले पर डाल दोगे, क्योंकि 2 कार्बन एटम चाहिए हमें, यानी कि n बराबर 2 हो गया, तो हम यहाँ ऐसे फार्मूला पर डालेंगे C2H2 × 2 + 2, यानी कि C2H6। और क्योंकि 2 कार्बन एटम है यहाँ, तो एक के लिए मैथ आता है और 2 के लिए एथ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एथेन। तो इस तरह से आप किसी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किसी भी ग्रुप का मेंबर का फार्मूला बता सकते हैं। तो हमसे एल्कीन का पूछा था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समावयन, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये देखो आप यहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका भी फार्मूला आपको मिलेगा C4H10, यहाँ भी आपको मिलेगा C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ देखो, यहाँ एक स्ट्रेट चैन दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन के बीच, 4 कार्बन के बीच आपको सिंपली एक स्ट्रेट चैन दिख रहा है, लेकिन यहाँ ब्रांच निकाल दिया है ऐसे। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। एल्कीन का पहला सदस्य कौन है? एल्कीन का पहला सदस्य कौन है? तो ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। तो एल्केन का पहला सदस्य पूछे तब आपको आंसर मीथेन करना है, फार्मूला इसका हो जाएगा CH4। एल्कीन का कभी भी पूछे तो एल्कीन का जो पहला मेंबर है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। एल्केन का पहला मेंबर होगा तो उसमें 1 ही कार्बन प्रेजेंट होगा, लेकिन एल्कीन का जो पहला मेंबर होगा उसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं एथीन। 1 कार्बन के लिए मैथ आता है, 2 कार्बन रहेगा तो एथ आएगा, तो एथीन इसका फार्मूला हो जाएगा C2H4। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ एल्कीन है तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो एक डबल बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा।
और एल्काइन का हो जाएगा इथाइन, इथाइन, और इसका फार्मूला C2H2। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये हो गया स्ट्रक्चर इथाइन का, ये एथीन का, और मीथेन का तो सबसे आसान। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो एल्केन का पहला मेंबर है वो मीथेन है और इसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन एल्कीन या फिर एल्काइन का जो पहला मेंबर है वो है एथीन और इथाइन रिस्पेक्टिवली, और इसमें 2 कार्बन एटम्स मिनिमम प्रेजेंट होंगे। तो कभी भी आपसे पूछे कि एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर होगा उसमें कम से कम कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, तब आपको आंसर 2 करना है, 1 मत कीजिएगा। और एल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन का पूछा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एथीन। नेक्स्ट है समजातीय श्रृंखला के 2 लगातार सदस्यों के बीच में आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। यानी होमोलोगस सीरीज का जो 2 सक्सेसिव मेंबर होगा, सक्सेसिव मेंबर जो होगा 2 लगातार सदस्य होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस होता है। तो समजातीय यानी कि समान जाति, एक समान जाति, और श्रृंखला यानी कि बहुत सारी चीज़ों का क्रम में होना। तो जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो एल्केन है तो एल्केन जाति का कौन कौन सा सदस्य होगा, तो आप बोलोगे मीथेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से आप बोलोगे और ये आगे चलता रहेगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से चलता रहेगा। तो एल्केन जाति का ये सब क्या हो गया, सदस्य हो गया। इसी तरह से आप एल्कीन का बता सकते हो, एल्कीन जाति का एथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। एल्काइन का बता सकते हो आप सदस्य, इथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। इसी तरह से एल्कोहल का बता सकते हो, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, किसी भी जाति का आप बहुत सारे सदस्य बता सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जरा फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। मीथेन का होता है CH4, इथेन का होता है C2H6, यानी जितना कार्बन होगा उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। प्रोपेन का हो जाएगा C3H8, ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10। तो आप यहाँ देखो होगा क्या, कोई सा भी आप 2 मेंबर उठा लो, सक्सेसिव मेंबर, 2 लगातार मेंबर। जैसे मैंने 2 लगातार मेंबर मीथेन और इथेन को उठा लिया, तो इस दोनों के बीच, इस दोनों का जो फॉर्मूला है उसमें देखो कितना का अंतर है। आपको अंतर नजर आएगा CH2 का। 2 लगातार पे ही लगाना है, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा करके लगा दो, 2 लगातार पे लगाना है। तो CH2 का अंतर है, और इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो। CH2 का 12 होता है कार्बन का और 1 होता है हाइड्रोजन का, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ आ जाएगा 14, तो 14 AMU का अंतर हो जाएगा। मीथेन में देखो 1 कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन इथेन में एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा हो गया, तो CH2 का अंतर हो गया। इसी तरह से आप इसमें लगा सकते हो, यहाँ C2 और यहाँ C3, तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ गया प्रोपेन में, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी हमें CH2 का अंतर देखने को मिला, या फिर बोल सकते हो 14 AMU का अंतर हमें देखने को मिला मॉलिक्यूलर मास में, आणविक द्रव्यमान में। इस तरह से यहाँ भी आप देखो तो CH2 का ही अंतर मिलेगा। इसका अगला फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो, ब्यूटेन के बाद जो पेंटेन आएगा, इसका अगला फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो इसी में आप क्या करो, प्लस CH2 कर दो, तो यहाँ आ जाएगा C4H12। तो ये तो मैंने आपको बताया एल्केन जाति के सदस्यों पर, आप किसी पर भी निकाल सकते हो, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, किसी पर भी आप लगा सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। तो 14U हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 14U बोल दो या फिर 14 AMU बोल दो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि मेथेनॉल हो गया CH3OH, ये मेथेनॉल हो गया, और एथेनॉल CH3CH2OH, जिसे आप लोग C2H5OH बोलते हो। तो यहां आप देखो कि 1 कार्बन है यानी कि C1, 4 हाइड्रोजन है, 4 H4 और 1 ऑक्सीजन है। ये मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ। यहाँ देखो 2 कार्बन हो गया, 5 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। तो देख लो कितना अंतर हो गया, CH2 का अंतर हो गया। ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये एल्कोहल जाति का 2 लगातार सदस्य हैं। तो अब मैं इरेज करके यहाँ होमोलोगस सीरीज से कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि समजातीय श्रृंखला में जो भी सदस्य होगा उसका जनरल फार्मूला सेम होगा। जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, सब एल्केन जाति का ही सदस्य है, तो सबके लिए जनरल फार्मूला कॉमन होगा CnH2n+2। इसी तरह से एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड सब पर जनरल फार्मूला सेम होगा। एक समान रासायनिक गुणधर्म होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर जैसे ही फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा वो
समजातीय श्रृंखला के सदस्य हो ही नहीं सकते हैं, वो अलग अलग जाति का हो जाएगा। सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का तरीका एक समान होगा। सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय CH2, ये हम लोगों ने देख लिया है। सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय 14 AMU, ये हम लोगों ने भी देख लिया है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, यानी कि 14 AMU। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य नहीं है? पूछा नहीं है, तो आप डी ऑप्शन देखो। यहाँ आपको देख रहा है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH, और यहाँ दिख रहा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो समजातीय श्रृंखला होता है उसके जो भी सदस्य होते हैं सबका फंक्शनल ग्रुप एक समान होता है। तो यहाँ अल्कोहल का आ गया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का आ गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समजातीय श्रेणी के सदस्य नहीं हो सकते। बाकी सब आप चेक कर सकते हो, सब मिलेगा आपको। ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये मेथेन है और ये एथेन है, तो दोनों एल्केन का सदस्य है। ये मेथनल है और ये एथेनॉल है, ये मेथनॉल है और ये एथेनॉल है। तो ये दोनों क्या हो गया? सेम जाति का हो गया, समजातीय श्रृंखला के सदस्य है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का लगा हुआ है। यहाँ देख लो, ये C2H2 ये हो गया हमारा इथाइन और ये हो गया प्रोपाइन, तो दोनों ही एल्काइन का सदस्य हैं। तो ये भी हो जाएगा हमारा समजातीय श्रेणी का सदस्य। बस ये नहीं होगा क्योंकि ये हो गया मेथनॉल और ये हो गया मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मिक अम्ल। निम्न में से कौन एक एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह को दर्शाता है? फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा CHO। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, C+O और ये H। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मैं स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाऊंगा। ये होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो। और ये हो गया हमारा कीटोन का, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया एल्डिहाइड का, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये हो गया कीटोन का। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया जिसमें 4 कार्बन है। कोई सा भी आप कंपाउंड बना सकते हो, कोई सा भी आप कंपाउंड बना दो। ये पहला यौगिक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सब कोई ना कोई यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है। तो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब में जो इस यौगिक का गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, ये कार्बन पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन 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 ही नजर आ रहा है। और जहां आप कुछ नहीं देख रहे हो वहां क्या है? हाइड्रोजन है। जैसे कार्बन हमको पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ कार्बन, ये जैसे ये कार्बन है, ये 2 ही बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। ये अंडरस्टूड होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा एटम होता ना तो लिखा हुआ होता, लेकिन कुछ नहीं लिखा है, मतलब हाइड्रोजन है। जैसे ये वाला कार्बन है, यहाँ एक ही बॉन्ड बना रखा है, लेकिन हमें मालूम है कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, तो सारा जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, ये सिर्फ कार्बन पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही इनमें से किसी को अभी उठा लो, जैसे यही था, इसमें मैं एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, जैसे कि OH, मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि अब सारा प्रॉपर्टी इसका चेंज हो जाएगा। पहले कार्बन के अकॉर्डिंग था इसका प्रॉपर्टी, अब ये अल्कोहल के ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी है ये डोमिनेंट कर जाएगा इस पूरे पर। तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप, इसी के अकॉर्डिंग ये यौगिक फंक्शन करता है। जैसे एक हाइड्रोकार्बन मीथेन था, अब हमने क्या करा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और इसके जगह पर लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो अब मीथेन का जो प्रॉपर्टी था पहले, अब पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि अब सारा जो प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग होगा, इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके सफिक्स को भी। तो एल्केन में आपको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर एल्केन है, कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर एल्केन का सदस्य है, तो उसके लास्ट में आपको एन दिखेगा। क्या दिखेगा? एन दिखेगा। जैसे कि मीथेन है, तो मेथ का मतलब होता है कि एक कार्बन, और क्योंकि लास्ट में एन है यानी कि एल्केन का सदस्य है। और एल्कीन का रहा तो आपको एथीन, जैसे कि एथीन है तो लास्ट में आपको इन दिखेगा, और क्योंकि एथ है यानी कि यहाँ 2 कार्बन है। इसी तरह से इथाइन हो जाएगा, एथ है यानी कि 2 कार्बन है, और क्योंकि YNE है तो ये एल्काइन का सदस्य हो जाएगा। इसी तरह से अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है और सफिक्स हो जाएगा ओल, जैसे कि मेथनॉल। देख लो, ये अल्कोहल का सदस्य है क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है? ओल लगा हुआ है। अगर नाम दे रखा है तो आप सफिक्स देखो, अगर फॉर्मूला दे रखा है तो आप ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला देखो। जैसे अगर मेथनॉल का सूत्र लिखा होता
CH3OH। तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये एल्कोहल का सदस्य है। इसी तरह से एल्डिहाइड का हो गया। एल्डिहाइड अगर होगा तो लास्ट में लगा होगा अल, जैसे कि मैथेनल, मैथेनल AL लास्ट में लगा होगा, और मान लो सूत्र दिया होगा तो आप ऐसे पकड़ लोगे कि ये मैथेनल है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो CHO यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे कि CH3COOH। तो अगर सूत्र दिया होगा तब आप इसको देखोगे और तुरंत बता दोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर नाम दे रखा होगा तो लास्ट में आपको ओइक एसिड दिखेगा, जैसे कि मैथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो जैसे ही आप एसिड देखना कि कोई कार्बनिक यौगिक है और वो एसिड है और नाम में उसका ओइक एसिड लगा हुआ है, तो आप समझ जाना कि उसमें फंक्शनल ग्रुप ये होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। इसी तरह से कीटोन हो गया, जैसे कि प्रोपेनोन अगर लिखा होगा कहीं पर, प्रोपेनोन, तो लास्ट में देखो ONE दिख रहा है आपको, यानी कि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह से एस्टर हो गया, एस्टर में आपको OH दिखेगा, जैसे प्रोपेनोएट, तो यहां देखो OH लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें एस्टर का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तब इसके लिए सफिक्स तो कोई यूज नहीं होगा, लेकिन प्रेफिक्स यूज होगा। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और मान लो फ्लोरीन होगा फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो। इस तरह से जैसे मैं एक बनाऊं CH3Br, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रोमो मीथेन। अगर यहाँ Cl होता तो क्लोरो इथेन, अगर यहाँ I होता तो आयोडो मीथेन। तो इस तरह से नाम लिखा जाएगा। तो आपसे सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको 4 सूत्र दे देगा, 4 फॉर्मूला दे देगा और पूछेगा कि बताओ किसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, या फिर आपको फॉर्मूला ना देकर के नाम दे देगा, तब आपको सफिक्स से पकड़ना पड़ेगा कि किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। ये NCERT का सवाल है और आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा भी गया था। हालांकि बहुत सारे सवाल है जो आपके पिछले साल एग्जाम में NCERT से पूछा गया था, बहुत सारे क्या, जैसा कि आप देखते हो 95% सवाल मैं आपको बताता नहीं हूँ, लेकिन मैक्सिमम सवाल NCERT से ही पूछा गया था। तो अगर असंतृप्त यौगिक हुआ तो पीली लौ, क्योंकि यहाँ पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, पीली लौ के साथ काला धुआं, येलो फ्लेम विथ ब्लैक सूट। कब, जब असंतृप्त यौगिक हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन वाला यौगिक को जब हम जलाएंगे तब पीली लौ दिखती है। लेकिन अगर संतृप्त हुआ तो, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक हुआ तो, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हुआ, संतृप्त यौगिक हुआ, सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ, तब ये हो जाएगा ब्लू फ्लेम, यानी कि तब ये ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। इनमें से कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो ब्यूटेन हो गया एल्केन, प्रोपेन ये भी हो गया एल्केन, और पेंटेन ये भी हो गया एल्केन, यानी कि सब एल्केन का मेंबर है। तो इथाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथाइन हमारा हो गया एल्काइन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस प्रकार से, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। तो इसको अगर हम जलाएंगे तो ये येलो फ्लेम के साथ जलेगा विथ ब्लैक सूट, यानी कि काला धुआं के साथ। अच्छा, तो आप कैसे समझोगे कि ये ब्यूटेन एल्केन का मेंबर है, प्रोपेन एल्केन का मेंबर है, पेंटेन एल्केन का मेंबर है? क्योंकि लास्ट में आपको एन दिखेगा, एन, इंग्लिश में बोले तो ANE, तब आप समझ जाना कि एल्केन का है। अगर ENE दिखा तो एल्कीन का है, अगर YNE दिखा तो इसको बोलेंगे आइन, तब ये एल्काइन फैमिली का हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो इथाइन, तो ये हो गया एल्काइन का मेंबर। C6H12 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। 6 कार्बन है, यहाँ देख लो। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। तो बस इतना ही याद रखो, इसको छोड़ो, इतना काफ़ी है। क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, वर्ड रूट हेक्स आएगा, तो हेप्ट वाले को आप पहले ही काट दो, यानी इसी में से कोई होगा। अब ये कौन से जनरल फॉर्मूला पे आधारित है, CnH2n+2, यानी जितना कार्बन होगा उसके दोगुने से 2 हाइड्रोजन है।
तो जितना कार्बन उसके दोगुने से 2 हाइड्रोजन है तब वो हो जाएगा एल्केन का मेंबर, एल्केन का मेंबर। तो लास्ट में क्या होगा, एल्केन का है तो एन होगा, और क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स होगा, यानी कि हेक्सेन। तो हेक्सेन इसका राइट आंसर होगा। और जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन तब हो जाएगा एल्कीन का फॉर्मूला, एल्कीन का सूत्र। और जितने कार्बन उसके दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन तब हो जाएगा एल्काइन का। तो किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे याद रखो कि जितना कार्बन उसके दोगुने से 2 ज़्यादा, या फिर दोगुना, या फिर दोगुने से 2 कम, या फिर डायरेक्ट आप जनरल फार्मूला याद रखो। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? ये कौन हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण, श्रृंखलन गुण के कारण। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यानी कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से किसका निर्माण होता है? तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। तो ये देख लो, एक अल्कोहल है, ये एथेनॉल है, C2H5OH है। इसका ऑक्सीडेशन करवाया गया किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, या फिर इस दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या फिर ले लो पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक है, ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये देख लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल में मैंने आपको बताया कि अगर फॉर्मूला दे रखा होगा तो उसमें आपको COOH दिखेगा। तो ये देख लो, दिख रहा है। तो ये हो गया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। यहाँ 2 कार्बन वाला अल्कोहल था, तो यहाँ 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका हमने क्या किया? एडिशन रिएक्शन करवाया। एडिशन यानी कि ऐड करना। हमने क्या किया? यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड किया। हाइड्रोजन को क्या करा कि हमने यहाँ पर ऐड करा। कैटालिस्ट क्या लिया? निकल। क्या बनाया? एल्केन। तो निकल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे निकल के जगह पर प्लेटिनम भी लिया जा सकता है। निकल प्लेटिनम दोनों याद रखो, निकल भी, प्लेटिनम भी और पैलेडियम भी, ये सब भी लिया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर निकल ही आता है। तो कम से कम आपको निकल ध्यान में रखना है। तो क्योंकि हमने यहाँ हाइड्रोजन को ऐड किया है तो इस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन तो बोलते ही है, साथ में हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। आपको याद होगा, मैंने करवाया हुआ है सवाल पिछले चैप्टर्स में। तो वहां पे यही रिएक्शन होता है, क्योंकि जो वनस्पति तेल होता है उसमें लंबे लंबे चैन प्रेजेंट होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, असंतृप्त यौगिक का। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश होती है। क्या होता है? असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। इसीलिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? एडिशन रिएक्शन, जो अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा, या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और कैटालिस्ट क्या लेते हैं? निकला पंडित पटेल, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो एटलीस्ट आपको निकल तो ध्यान में रखना ही है। और ऐसा करने से होता क्या है कि जो असंतृप्त कार्बन होता है वो संतृप्त में बदल जाता है। आपने देखा था पिछले स्लाइड में, जो एल्कीन था वो एल्केन में बदल गया था, डबल बॉन्डेड से सिंगल बॉन्ड में बदल गया। भोजन पकाने के लिए डैश वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। हो जाएगा असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। यह एनसीईआरटी का लाइन है जो मैंने आपको यहाँ पे चिपका दिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या बनता है? क्या है प्रतिस्थापन? यानी एक को भगा करके दूसरा आएगा। यहाँ देखो आप, CH4 4 हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया सनलाइट के प्रेजेंस में। आप क्या देख रहे हो? एक हाइड्रोजन को भगा दिया और एक क्लोरीन आ गया, तो हाइड्रोजन चला गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन। अब इसके आगे भी रिएक्शन हो सकता है। मान लो बहुत सारा क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो फिर से क्या करेगा? ये CH3 ये CH2Cl2 हो जाएगा। फिर और आगे रिएक्शन होगा तो फिर से एक हाइड्रोजन भाग जाएगा तो CHCl3 हो जाएगा। फिर और आगे जाएगा तो ये CCl4 हो जाएगा, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा CCl4। अब यहाँ CH3Cl दिया गया है, तो आप ये मत ढूंढने लग जाना। अगर इस रिएक्शन को हम आगे और बढ़ाएं तब फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा।
एक एक हाइड्रोजन बारी बारी से रिमूव होगा और उसके जगह पर क्लोरीन आता चला जाएगा। सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य अवयव क्या होता है? सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य अवयव एथेनॉल होता है। एथेनॉल बोले तो CH3 CH2OH या फिर आप C2H5OH बोल सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक, इन सभी में एथेनॉल का यूज किया जाता है। C2H5OH का यूज किया जाता है। तो इनमें से सभी राइट आंसर। अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना। तो अगर अल्कोहल से वाटर को रिमूव करोगे तो बनेगा एल्कीन। जैसे मैं एक अल्कोहल लेता हूँ एथेनॉल, CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। तो इससे वाटर को रिमूव करना है। तो डिहाइड्रेशन के लिए लिया जाता है कॉन्क H2SO4 यानी कि तनु सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको किया जाता है हीट। हीट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। ये H2SO4 H+ देगा और ये आपस में मिल करके वाटर बनेगा, और यहाँ जो आप फंक्शनल ग्रुप OH देख रहे हो ये यहाँ से निकल जाएगा और ये हमारा बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, CC डबल बॉन्ड। तो एल्कीन हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखना कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता है। और क्योंकि यहाँ हम 2 कार्बन वाला अल्कोहल लिए थे तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्कीन बनेगा, यानी कि एथेनॉल से एथीन बन गया। निम्न में से कौन एक जहरीला पदार्थ है? C2H5OH, ये एथेनॉल होता है, ये शराब होता है, इसे व्यक्ति पीते हैं, यूज करते हैं। और एक होता है जहरीला पदार्थ मेथनॉल, CH3OH। देख लो, ये है एथेनॉल, ये है मेथनॉल। इसके पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है। मेथनॉल को पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो मेथनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जहरीला अल्कोहल है। ये जहरीला अल्कोहल नहीं है, लेकिन इसके ज़्यादा सेवन करने से, इसके ज़्यादा उपयोग से, ज़्यादा पीने से व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन कोई इसको पी ले तो व्यक्ति मर सकता है। तो कभी अगर एग्जाम ऐसे पूछे कि किसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है, तब आपको आंसर मेथनॉल देना है, एथेनॉल मत दीजिएगा। जब अधिक मात्रा में डैश का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा? एथेनॉल आएगा। मेथनॉल पिएगा तो मर ही जाएगा या फिर अंधा हो जाएगा, अंधापन आ जाएगा। एथेनॉल के सेवन से, ज़्यादा सेवन से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है, एथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। विकृतीकरण यानी कि डीनेचर्ड। तो एथेनॉल का यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, हो सकता है वर्कर इसका मिसयूज करे इस एथेनॉल को, क्योंकि एथेनॉल है यानी एक तरह से ये वाइन है, तो वर्कर इसको पी सकते हैं या फिर किसी तरह से मिसयूज कर सकते हैं। तो ऐसे में कंपनी वाला, इंडस्ट्री क्या करता है, इस एथेनॉल को डीनेचर्ड कर देता है। इसके अंदर कुछ जहरीला पदार्थ मिला देता है। जैसे इस एथेनॉल के अंदर मिला देगा मेथनॉल, CH3OH। अभी आपको मैंने बताया कि मेथनॉल पीने से आदमी अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। तो इस एथेनॉल में मिथेनॉल को मिला देगा। इसको मिलाने से क्या हो जाएगा कि ये पीने लायक फिर नहीं रहेगा। तो इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने, डी इसका राइट आंसर होगा। ये पिछले साल 2018 में पूछा गया था आपके ALP के एग्जाम में। गन्ने का रस मोलेसेस बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करके डैश को तैयार किया जाता है। ये गन्ने के रस से एथेनॉल को बनाया जाता है। और मेथनॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, वुड स्प्रिट। निम्न में से किसके मिश्रण का उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये मिश्रण है अल्कोहल और पेट्रोल का। निम्न में से कौन एक फॉर्मिक अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल हम लोग बोलते हैं मेथनोइक एसिड को। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCOH और स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। तो आप इसको मेथनोइक एसिड बोल दो या फिर फॉर्मिक एसिड बोल दो, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आप मेथनल देख रहे हो, मेथनल, इसका फॉर्मूला होता है HCHO। इसमें है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो मेथनल बोल दो या फिर फॉर्मिक एसिड बोल दो, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड बोल दो। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड बोल दो या फिर मेथनल बोल दो, ये एक ही चीज है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को, एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3CH2
सॉरी CH3COOH, ये हो गया हमारा एथेनोइक एसिड। तो इसी को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो चाहे एथेनोइक एसिड बोल दे चाहे एसिटिक एसिड बोल दे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। शुद्ध डैश को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल को, एथेनोइक अम्ल बोले तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो अगर इसमें 0%, लगभग 0% वाटर है, यानी कि नहीं के बराबर पानी है, एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस यानी कि वाटर नहीं है इसमें, तो इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। या फिर अनहाइड्रस एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। एनहाइड्रस यानी कि पानी नहीं है इसमें, तो एनहाइड्रस एसिटिक एसिड बोल दो या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल दो। निम्न में से कौन एक कमजोर अम्ल है? तो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल, ये कमजोर होता है इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में, यानी कि कार्बनिक अम्ल कमजोर होता है अकार्बनिक अम्ल के तुलना में। तो नाइट्रिक अम्ल हो गया हमारा HNO3, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी इनऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है, अकार्बनिक अम्ल है। ये हो गया हमारा कार्बनिक अम्ल, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल और अल्कोहल के अभिक्रिया से निम्न में से कौन निर्मित होता है? तो आप देख लो, ये एक एथेनोइक अम्ल है, यहाँ बॉन्ड मिट गया हुआ है, तो यहाँ मैं बॉन्ड बना देता हूँ CH3COOH। ये एक एथेनोइक अम्ल है, ये है एथेनॉल यानी कि अल्कोहल, यहाँ भी बॉन्ड मिट गया है। अब क्या किया गया? इस दोनों का अभिक्रिया करवाया गया किसी अम्ल के प्रेजेंस में, तो यहाँ देख लो बन गया एस्टर। क्या बन गया? एस्टर बन गया। एस्टर का जब फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो एस्टर आपको इस प्रकार से दिखा था, RCOOR। ये R क्या है? ये R कोई सा भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दो, इथाइल ग्रुप लगा दो, या मिथाइल इथाइल दोनों, ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, ये जो आप देख रहे हो ये एक मिथाइल ग्रुप है जो इस R के जगह पर आया है, और ये इथाइल ग्रुप है जो इस R के जगह पर आया है। तो आपको बस ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करेगा तो एस्टर का निर्माण होगा, तो एस्टर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर इस एस्टर का रिएक्शन अगर हम किसी बेस के साथ करवा दें, क्षार के साथ करवा दें, तब ये फिर से क्या हो जाएगा? अल्कोहल और अम्ल में बदल जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। अम्ल और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेगा अम्ल के प्रेजेंस में, तब एस्टर बनेगा। एस्टर क्षार के प्रेजेंस में ये अम्ल और अल्कोहल और अम्ल में वापस बदल जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किसका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? ये हो जाएगा एस्टर। ये पिछले साल पूछा गया था LP के एग्जाम में, और ये NCERT का लाइन है। ये एक रिएक्शन दे रखा है, बताना है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है? ये एक क्षार है, बेस है, और ये है अम्ल। तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? लवण, यानी कि सॉल्ट बनता है। तो यहां हमारा सॉल्ट हो जाएगा ये C। ये हो गया सोडियम एसीटेट। आप इसको ध्यान में रख सकते हो इस फॉर्मूले को। सोडियम एसीटेट CH3COONA किस तरह से बना? ये कैसे बना सोडियम एसीटेट? एथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपस में रिएक्शन करने से, और सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है। जब एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जब यहाँ से काट दो, तो ये मैंने आपको एसिड बेस वाले चैप्टर में ही बताया था कि जब कोई अम्ल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब जाकर के सॉल्ट बनता है, लवण का निर्माण होता है, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का डैश एवं डैश लवण होते हैं। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है साबुन के अणु का वो सिरा जो हाइड्रोकार्बन में विलय है उसे डैश कहते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उसके पास दो सिरा होता है और दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। मान लो एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, तो ये सिरा अगर जल में घुल रहा है तो इसे हम बोलेंगे जलरागी, और ये सिरा अगर हाइड्रोकार्बन में घुल रहा है यानी हाइड्रोकार्बन में विलय है, हाइड्रोकार्बन में सॉल्यूबल है, तो इसे हम बोलेंगे जल विरागी। यानी ये हो गया हाइड्रोफिलिक और ये सिरा हो गया हाइड्रोफोबिक। तो हमसे पूछा हाइड्रोकार्बन में विलय है तो ये हो जाएगा जल विरागी। जल की कठोरता किसके कारण हो सकती है? जल की कठोरता किसके कारण हो सकती है? ये हो सकती है कैल्शियम क्लोराइड या फिर सल्फेट सॉल्ट के कारण, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट के कारण, या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट के कारण। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। VVI MCQ इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता? तो आप सभी को पता है जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, और जो सॉफ्ट होता है वो आसानी से झाग उत्पन्न करता है। कठोर जल के संबंध में, हार्ड वाटर के संबंध में कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है? बोला है यह पीने के लिए उपयुक्त होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और पढ़ते हैं, यह साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते, तो ये बिल्कुल सही है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट घुले रहने के कारण होता है, तो ये सही है। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लो, C और D। कठोरता ये दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है अस्थायी, जो कठोरता है जल का ये दो तरीके का हो सकता है, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। तो अस्थायी तब होगा जब जल में घुला होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट सॉल्ट। कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्ट या फिर क्लोराइड। अगर मान लो जल में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट सॉल्ट घुला हुआ है, तब वो होगा अस्थायी। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। और मान लो इस कठोरता को दूर करना है, इस कठोरता को अगर दूर करना हो तो अस्थायी कठोरता को अगर दूर करना हो तो सिंपली इसको उबाल दिया जाता है और ये कठोरता खत्म हो जाता है। लेकिन अस्थायी वाले के केस में सिर्फ उबालने से काम नहीं चलेगा, इसमें सोडियम कार्बोनेट को यानी कि N2CO3 सोडियम कार्बोनेट को डाल करके उबाला जाता है। सोडियम कार्बोनेट को डाल करके इसमें भी अस्थायी वाले में भी डाल करके और उबाल करके दूर किया जा सकता है, बट अस्थायी वाले को सिंपली उबाल करके भी दूर किया जा सकता है। लेकिन अस्थायी वाले के केस में सोडियम कार्बोनेट को डाल करके उबाला जाएगा, तब जाकर के ये अस्थायी कठोरता दूर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पैराफिन कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है एल्केन को। इसका मतलब होता है लेस रिएक्टिव। ध्यान में रखिएगा, पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव और ये कहा जाता है एल्केन को। और एल्कीन को कहा जाता है ओलेफिन। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है कौन? इथाइन। और याद रखिएगा इस इथाइन को ही हम लोग एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो इथाइन बोल दे या फिर एसिटाइलिन बोल दे, दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C2H2, यानी कि CC ट्रिपल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे सिंगल बॉन्डेड। तो ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बेंजीन है? बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, ऐसे। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे 6 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। अगर मैं इसको क्लियर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से, ये 6 कार्बन हो गया और यहाँ पे 3 आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा। तो आप देख लो यहाँ कार्बन देखो 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, तो 3 ही बॉन्ड बना रखा है। लेकिन हमें मालूम है 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर आप 1 हाइड्रोजन लगा दो, तो सब पर 1-1 हाइड्रोजन भी आएगा। तो इसी को हम लोग कई तरीके से दिखाते हैं। इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो इस प्रकार से। तो ये सब बेंजीन ही है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो कि ये बेंजीन का सूत्र होता है C6H6।
नेक्स्ट है मीथेन में कुल कितने सिग्मा आबंध उपस्थित होते हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पे सवाल पूछा गया था पिछले साल 2018 में, तो मैंने इस बार कुछ सवालों को इसमें ले लिया है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, बस नंबर काउंट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए पूछा है कितने सिग्मा बॉन्ड होता है। मान लो आपको कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आए तो उसमें हम बोलेंगे कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे, इसको पाई बोलेंगे। डबल बॉन्ड हुआ तब इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तब एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देख लो मीथेन पूछा है, तो मीथेन का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाओगे तभी जाकर के आपको पता चलेगा। इसमें देखो 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो एक सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ 4 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। एथीन में कुल कितने पाई आबंध उपस्थित है। इस बार आपसे पाई बॉन्ड पूछा है, तो हम लोग पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। तो एथीन चाहे इथाइलिन, एथीन को ही हम लोग इथाइलिन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो ये मैंने बना लिया स्ट्रक्चर। तो एक सिग्मा यानी कि एक सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, यहाँ सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, और पाई में क्या होता है एक सिग्मा और एक पाई। तो देख लो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। इथाइन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्रमशः उपस्थित है। इथाइन, इथाइन यानी कि C2H2, C2H2। अब चाहे इथाइन बोले चाहे एसिटाइलिन बोले या फिर एसिटिलीन भी बोल सकते हो आप। तो इथाइन या फिर एसिटाइलिन, इस दोनों का जो फॉर्मूला होगा यही होगा C2H2। ये दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CC ट्रिपल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो 1 2 3, 3 सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा। तो आपसे पूछा है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो सिग्मा हो जाएगा 3। तो 3,2 आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं है काट दो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3,2, यानी कि 3 सिग्मा और 2 पाई। अब ये आपके एलपी के एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल। बेंजीन में आपसे पूछा था कि सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है। ये हमें 10th लेवल पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है 12th लेवल पे। तो सबसे पहली बात, बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। 6 कार्बन होता है, ये मैंने 6 कार्बन बना दिया, 1 2 3 4 5 6, और 3 डबल बॉन्ड होता है। और हर कार्बन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन भी होता है। अब आप काउंट कर लो, एक सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, और एक डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद 7 8 9, तो 9 सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए 9 सिग्मा बॉन्ड आएगा, और 3 आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, 3 डबल बॉन्ड दिखेगा। तो 3 डबल बॉन्ड है तो इसके लिए 3 सिग्मा और 3 पाई आएगा। तो टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा, 9 सिग्मा सिंगल बॉन्ड के लिए, तो 9 और 3 12, तो 12 सिग्मा हो जाएगा और 3 पाई हो जाएगा। तो 12 3 हमारा राइट आंसर होगा बी। तो अब अगर आपसे सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या पूछ दिया तो आप आसानी से बना दोगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए चीनी की जगह पर किया जाता है। यह है सैकरीन। सैकरीन ये चीनी से लगभग 500 गुना मीठा होता है। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन एक विषैली गैस है जिसमें सरसों तेल की तरह झांस होती है। सरसों तेल की तरह झांस होती है मस्टर्ड गैस में। इसको हम लोग सल्फर मस्टर्ड गैस भी बोलते हैं, या फिर मस्टर्ड गैस। ये जहरीली गैस है। वैसे हाइड्रोजन सल्फाइड भी जहरीली गैस है, H2S, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी जहरीली गैस है, और मस्टर्ड गैस भी जहरीली गैस है। बट मस्टर्ड गैस में सरसों तेल के जैसा स्मेल होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड में रोटेन एग, सड़े हुए अंडे के जैसा स्मेल होता है। परिशुद्ध अल्कोहल में जल की मात्रा होती है। परिशुद्ध अल्कोहल में जल की मात्रा लगभग 0% होती है। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी।
तो लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ जो गैस लीक हुई थी वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से कौन एक साधारण चीनी है, कॉमन शुगर है? कॉमन शुगर यानी जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो ये है सुक्रोज। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। ये हो गया सुक्रोज। और सुक्रोज के टूटने से ही बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मैंने अभी आपको बताया किसके टूटने से बनता है, सुक्रोज के टूटने से बनता है। और इस दोनों का फॉर्मूला सेम है। फिर इस दोनों में अंतर क्या है? इस दोनों में अंतर यह है कि इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा CHO यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। फ्रक्टोज में आपको जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा कीटोन का। ये दोनों में अंतर होता है। फॉर्मूला तो सेम ही है लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों का अलग अलग है। फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्रूट में मिलता है। और ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जो चीनी होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। हम घरों में जो खाते हैं वो कौन सा होता है? सुक्रोज होता है। फलों में जो शुगर मिलता है वो फ्रक्टोज होता है। और लैक्टोज, मिल्क में जो चीनी होता है, दूध में जो चीनी होता है वो लैक्टोज होता है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ये कहा जाता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन। निम्नलिखित में से किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? आपको मालूम होगा कि प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाता है और इस ग्लूकोज को उसे जितना यूज करना होता है वो करता है, बाकी को ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में बाद में यूज करने के लिए। यानी प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो होता है स्टार्च। प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। यानी जितना उसको ग्लूकोज यूज करना होगा वो करेगा, बाकी को वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा बाद में यूज करने के लिए। लेकिन हमारे बॉडी में, हम ह्यूमन के बॉडी में, जंतु के बॉडी में, इनफैक्ट एनिमल के बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। यानी कि एनिमल के अंदर अगर कभी पूछे कि रिजर्व फूड कौन सा है तो ये होता है ग्लाइकोजन। हमारे बॉडी को जितना ग्लूकोज यूज करना होगा करेगा, बाकी को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में ताकि बाद में यूज करे जब हमारे बॉडी को जरूरत हो। तो हमसे पूछा है जंतु स्टार्च। प्लांट के अंदर स्टार्च क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट आपसे ये पूछा है कि जंतुओं में रिजर्व फूड कौन सा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? ऑक्सीजन की खोज की जे प्रिस्टले ने। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की एटम्स के अंदर। हेनरी कैवेंडिश, तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। और अल्फ्रेड नोबेल तो आपको पता ही है, डायनामाइट। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट ये कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। इसका क्या लॉजिक है, क्या कारण है? इसका कारण है कि सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सवाल भी आपके लिए VVI है, ये आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कीटाणुनाशक पदार्थ है? कीटाणुनाशक पदार्थ है तो ये हो जाएगा DDT। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। स्ट्रक्चर आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, ना ही फॉर्मूला, बस इसका फुल फॉर्म याद रखो, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT, TNG और TNP ये सब विस्फोटक पदार्थ हैं। ठीक है, सब के सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ हैं। इसका यूज जो है बारूद बनाने में, बॉम्ब बनाने में किया जाता है। तो TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। जो अभी मैंने आपको बेंजीन का फॉर्मूला दिखाया, ये मैंने आपको दिखाया बेंजीन का फॉर्मूला। इसी में आप अगर इसके ऊपर एक CH3 लगा दो तो ये हो जाएगा हमारा टोल्यून। क्या बोलेंगे इसे? टोल्यून। और इसी में अगर आप 3 NO2 लगा दो इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून। TNG का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और TNP का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? इस तरह के सवाल ये पूछे जाते हैं। तो टेफ्लॉन ये बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। और एथिलीन का जो बहुलक होगा वो होता है P पॉलीथीन।
एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक टेफ्लॉन होता है, और विनाइल क्लोराइड का जो बहुलक होता है वो होता है PVC, इसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ल्यूसाइट एक जहरीली गैस है, ये क्या है, जहरीली गैस, पॉइजनस गैस है ये ल्यूसाइट। पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन ये है एथिलीन का, यानी एथिलीन में आप पॉली लगा दो तो पॉलीथीन हो जाएगा, तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। विनाइल क्लोराइड का पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा बहुलक। मीथेन में प्रत्येक आबंध के बीच का कोण कितना होता है, यानी कि जो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है और इसमें कार्बन एटम से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो चारों के चारों सिंगल बॉन्डेड एटम है। तो पूछा है कि जो बॉन्ड एंगल है, कोणों के बीच जो आबंधों के बीच जो कोण बन रहा है, चाहे ये, तो ये सब सेम एंगल है, तो ये कितना है। तो सारे का तो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन आप मीथेन के बारे में ध्यान रख सकते हो, 109 डिग्री 28 मिनट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक को सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है, ये हो जाएगा बेंजीन। देखिए एरोमेटिक क्या है इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस आप एरोमेटिक ये वर्ड ध्यान में रखो कि सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है बेंजीन। क्योंकि एरोमेटिक किसे बोलते हैं, कैसे पहचानेंगे, ये हमारे सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम लोगों को नहीं समझना है कि एरोमेटिक क्या है, बस ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा यौगिक ओजोन क्षरण में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी ओजोन लेयर जो है उसका जो डिप्लेशन हो रहा है, तो उसमें कौन सी गैस है जिसका सबसे ज़्यादा रोल है, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से किसका उपयोग निश्चेतक यानी कि एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में कहने का मतलब ये हुआ कि ये उन सारे दवाइयों में बनाने में यूज किया जाता है जो सर्जरी के टाइम में या फिर बॉडी पे जब कोई कट वगैरह लगाना होता है तब इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर नहीं, जहाँ पे भी मान लो चीर फाड़ करना है वहाँ पर इसको इंजेक्ट किया जाता है, ताकि वहाँ का जो हिस्सा है वो पूरा सुन्न हो जाए, और जब चीर फाड़ किया जाए तब पेशेंट को पता ना चले। निम्न में से कौन यूरिया के संबंध में गलत है, मैंने आपसे पूछा था कि यूरिया को सबसे पहले लैब में किस वैज्ञानिक ने बनाया है, तो उसका कमेंट अगर आपने नहीं किया है तो उसको पता करो और कमेंट करो। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। इसका मुख्य उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका यूज किया जाता है उर्वरक के रूप में, यहाँ से नाइट्रोजन मिलता है प्लांट्स को। यूरिया को सबसे पहले मूत्र से प्राप्त किया गया था, तो ये भी सही है। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46% होता है, तो ये भी सही है। मानव शरीर में यह छोटी आंत में बनता है, ये गलत है। मानव शरीर में यह लीवर में बनता है, फिर लीवर ये किडनी को ट्रांसपोर्ट कर देता है एज अ वेस्ट मटेरियल, किडनी से ये फिर यूरिन के जरिए बाहर आ जाता है। मांसपेशियों में डैश के एकत्रित होने से थकावट का अनुभव होता है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट अनुभव होता है। ऐसा तब होता है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेल को, खास करके जो मांसपेशियों का जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ग्लूकोज को तोड़ करके सेल क्या करता है? एनर्जी उत्पन्न करता है, साथ में वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये तब जब ग्लूकोज क्या हो? भरपूर हो, सफिशिएंट मिलता है सेल को। लेकिन ग्लूकोज ऑक्सीजन अगर भरपूर नहीं मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा, तब यहाँ पे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और एनर्जी तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन साथ में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। और इसके बनने से क्या होता है? थकावट महसूस होता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर हो गया या फिर इमली हो गया, इस दोनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। निम्न में से किसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है? कृत्रिम रूप से फलों में पकाने के लिए एक तो होता है कि पेड़ से फल खुद ही पक जाता है, और दूसरा अभी आम का सीजन है तो आम बेचने वाले, जिसके पास आम का बागान है, वो आम बेचता है, तो फलों को पकाने के लिए वो क्या करता है? कार्बाइड का यूज करता है, या फिर आप बोल दो कैल्शियम कार्बाइड, इसका यूज करता है। क्योंकि यहां से जब कार्बाइड को यूज करता है तो यहां से उसको मिलता है एसिटाइलिन या फिर इथाइन, यानी कि C2H2 यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड, ये मिलता है।
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है, यानी कि एसिटाइलिन। यहाँ CC ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C2H2। और प्लांट्स हार्मोन आपको पता होगा, एक प्लांट्स हार्मोन होता है इथाइलिन, इथाइलिन या फिर एथीन, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H4। तो ये प्लांट्स हार्मोन होता है एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसियस फेज में होता है, गैस के रूप में होता है, और ये नेचुरली फल को पकाता है। क्योंकि प्लांट्स में होता है ये, तो फलों को पकाने में ये गैस, ये हार्मोन सहायक होता है। लेकिन नकली रूप से, कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है एसिटाइलिन का यूज करके। निम्न में से कौन एक प्रबल कीटाणुनाशक है? प्रबल कीटाणुनाशक ये है गैमेक्सिन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैमेक्सिन का फॉर्मूला देखो, मैं आपको बताता हूं। ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया ये? साइक्लोहेक्सेन। यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और हर कार्बन 2-2 बॉन्ड बना रखा है, मतलब सब पे क्या है, 2-2 हाइड्रोजन है, सब पे 2-2 हाइड्रोजन है। अब क्या करना है, सारे कार्बन से आपको एक एक हाइड्रोजन को हटा देना है, सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को हटा देना है, और उसके जगह पर एक क्लोरीन लगा देना है। तो इसका फॉर्मूला अभी क्या था, ये इसका फॉर्मूला C6H12। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6Cl6, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, C6H6Cl6। तो इसी को हम बोलते हैं गैमेक्सिन। पेट्रोल 90%, अल्कोहल का अमाउंट 10%, इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इसके मिक्सचर को बोलते हैं गैसोहोल। कास्ट स्पिरिट हम लोग बोलते हैं मेथनॉल को, CH3OH को। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? यानी सन से जो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसका स्रोत क्या है, वो कैसे बनता है? तो सन के अंदर होता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिल करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाता है, साथ में बहुत सारी ऊर्जा यहाँ उत्पन्न होती है, तो यही ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाता है। तो नाभिकीय संलयन राइट आंसर होगा। नाभिकीय संलयन पर बेस्ड है हाइड्रोजन बॉम्ब। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस ये टूटता है 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में। यहाँ देखो, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुआ, बना, और एक 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना, और यहाँ एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएगा। तो यहाँ भी एनर्जी, यहाँ भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन नाभिकीय संलयन में ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन के तुलना में। और नाभिकीय विखंडन पे बेस्ड है एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, और नाभिकीय संलयन पे बेस्ड है हाइड्रोजन बॉम्ब। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की हेनरी बैक्वेरेल ने। रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? ये है क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी के नाम पर ये यूनिट है क्यूरी। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो धर्मी तत्व ये अल्फा बीटा गामा किसी का भी उत्सर्जन कर सकते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो यूरेनियम आपको टिक नहीं करना है, प्लूटोनियम यूज किया गया था। हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मैंने अभी आपको बताया नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन यहाँ देखो, नाभिकीय संलयन इसमें नियंत्रित है, इसमें अनियंत्रित है, यानी इसमें कंट्रोल्ड है, इसमें अनकंट्रोल्ड है। तो अगर बॉम्ब है तो ये डेफिनेटली कंट्रोल तो होगा नहीं, ये अनकंट्रोल्ड होगा, तो अनियंत्रित हमारा राइट आंसर होगा कि हाइड्रोजन बॉम्ब ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और जो मैंने आपको एटम बॉम्ब बताया ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो अगर एटम बम होता तो बी आंसर हो जाता इसका। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,